हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वरुण, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस विषय की, आंकड़ों का वर्गीकरण। ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं इस विषय के बारे में आपको बताऊं, आपकी स्क्रीन पे एक और तस्वीर हाजिर है। क्या देख पा रहे हैं आप? ये फ़ोटो, ये चीज़ आपने देखी होगी, आपके घर में भी देखी होगी। क्या नाम है इसका? हाँ, सही पहचाना। हाँ, आम भाषा में हम इसे कहते हैं मसालदानी। ये हर घर में, हर रसोई में मिलती है। आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? इसमें आप देख रहे हैं मसाले रखे हुए हैं और इसमें कुछ कटोरियां हैं और हर कटोरी में एक खास किस्म का मसाला है। आप देख रहे हैं कि वे मिक्स नहीं किए हुए, सबको उनकी विशेषता के आधार पर, उनके गुण के आधार पर उनको अलग अलग डिब्बियों में, अलग अलग कटोरियों में उसमें रखा होता है। उसका उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य ये रहता है ताकि जब भी हमको किसी खास मसाले की ज़रूरत है, हमको वो मिल जाए। चलिए, अब हम दूसरी पिक देखते हैं। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, क्या है ये? बिल्कुल सही पहचाना, सब जानते हैं, एक घर है। जैसे आप देखते हैं घर में, आप देखते हैं घर में कितनी वस्तुएं होती हैं। तो घर में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनकी एक अपनी जगह होती है। वो हम वहाँ पे वो वस्तु हमको मिल जाती है। अगर हमको कोई खाने पीने की वस्तु चाहिए, कहाँ मिलेगी? वो रसोई में मिलेगी। आप जब नहाना चाहते हैं या हैंड वॉश करना चाहते हैं, आपको साबुन चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? वो आपको बाथरूम में मिलेगा। तो हर एक वस्तु की एक अपनी जगह होती है। तो हमने क्या किया हुआ है, जगह बनाई हुई है, वहाँ पे वो वस्तु रखी रहती है और जब भी हमको ज़रूरत होती है तो हमको वस्तु मिल जाती है। ऐसा तो आप नहीं करते, जहाँ आपने बर्तन रखे होते हैं वहाँ पे आप साबुन रख दें, जहाँ आपको साबुन रखनी है वहाँ आप बर्तन रख दें, वहाँ कपड़े रख दें, कपड़े की जगह आप और कोई वस्तु रख दें, तो आपको वस्तु मिलेगी नहीं। तो आंकड़ों वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर हम अलग अलग जगह रखते हैं और जब हमको किसी खास वस्तु की ज़रूरत है तो हमको वो वस्तु उस जगह पर मिल जाती है। तो इन दो उदाहरणों को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने विषय पे। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान है, भारत है। भारत 135 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है। इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। मान लो जब हर 10 साल में यहाँ पे जनगणना होती है, जब जनगणना होती है उससे जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो वे आंकड़े कैसे रखे जाएं? आपको लगता है कि अगर मान लो अगर इनको आप जनगणना हुई और आंकड़े इकट्ठे किए गए और अगर वो अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से नहीं रखे गए, तो जब हमको किसी गांव का, किसी शहर का, कहीं का भी कोई आंकड़ा चाहिएगा, क्या वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से रखना आवश्यक होता है। तो ये तो मैंने एक जनगणना का उदाहरण आपको और दे दिया, जनसंख्या का। आंकड़ों के वर्गीकरण की अब डेफिनेशन की बात करते हैं। जो विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण, ये क्या है? आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वर्गीकरण क्या है? आंकड़ों का वर्गीकरण होता है आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना। आंकड़ों का जो वर्गीकरण है वो क्यों किया जाता है? क्या उद्देश्य हैं आंकड़ों का वर्गीकरण करने के? आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आंकड़ों को सरल तथा संक्षिप्त बनाना। बच्चों, जब हम वर्गीकरण करते हैं, आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, जब आंकड़ों को हम उनकी समानताओं, उनकी असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, तो आंकड़े हमारे लिए समझने योग्य व सरल हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, उनका प्रयोग बढ़ जाता है। दूसरी पॉइंट आप देख रहे हैं, आंकड़ों की समानता और असमानता स्पष्ट हो जाती है। यह भी उद्देश्य रहता है, आंकड़ों की समानता और असमानता को स्पष्ट करना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि आंकड़ों को हम विभिन्न वर्गों में उनकी समानता
असमानता के आधार पर विभाजित करते हैं तो इससे आंकड़ों की समानता और असमानता हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है, सीधी बात है। तीसरा उद्देश्य है आंकड़ों को विभेदकारी बना देते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है आंकड़ों को विभेदकारी बनाना, यानी आंकड़ों में विभेद पैदा करना, ताकि हम आंकड़ों को समझ सकें, उनका प्रयोग कर सकें, उनको विभिन्न वर्गों में बांट सकें। जब हम आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं तो उनका विभेद करना सरल हो जाता है। और हम बात करते हैं क्या उद्देश्य होता है वर्गीकरण करने का। एक उद्देश्य होता है आंकड़ों को परस्पर तुलनीय बनाना, तुलना योग्य बनाना। जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो आंकड़ों को हम तुलना योग्य बना पाते हैं, आंकड़ों की हम तुलना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं तुलना? आंकड़ों की तुलना हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आंकड़ों को हमने विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया है और विभिन्न वर्गों की आपस में आप तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आंकड़े वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण हो जाते हैं, यानी आंकड़ों की हम वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण व्यवस्था कर पाते हैं। वर्गीकरण से यह लाभ होता है। वर्गीकरण करने का उद्देश्य यही होता है कि आंकड़ों को हम किस तरीके से एक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर पाएँ, उनकी व्यवस्था कर पाएँ, जिससे आंकड़ों को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा उद्देश्य रहता है आंकड़ों को सरल बनाना, संक्षिप्त बनाना, विभेदकारी बनाना, उनकी समानता असमानता के आधार पर उनको स्पष्ट करना। ये सारी चीज़ें जब हमको करनी है तो हमको आंकड़ों को एक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण व्यवस्था हमारे लिए आंकड़ों की करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए एक उद्देश्य वर्गीकरण का यह भी होता है कि आंकड़ों को वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण व्यवस्था में उनकी सुनिश्चित की जाए, उनको तर्कपूर्ण व्यवस्था में हम रख पाएँ। आगे हम बात करते हैं आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। यह भी उद्देश्य रहता है। जब हम वर्गीकरण करते हैं आंकड़ों का तो आंकड़ों को हम आकर्षक व प्रभावशाली बना पाते हैं। आंकड़ों को समझना, जैसे हम पहले बताया जा चुका है उद्देश्यों में, एक उद्देश्य यह रहता है कि आंकड़ों को समझना सरल हो, संक्षिप्त हो। वो जब हम आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त रख पाते हैं तो आंकड़े आकर्षक और प्रभावशाली भी बन जाते हैं। तो आंकड़ों को प्रभावशाली और आकर्षक बनाना इसका उद्देश्य रहता है। आगे बात करते हैं आंकड़ों की उपयोगिता। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है आंकड़ों को हमेशा हम जब भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, यह उद्देश्य रहता है कि उन आंकड़ों की उपयोगिता बढ़े, और उनकी उपयोगिता अधिक जब भी रह पाती है, जब भी हो सकती है, जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत करें और आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में भी उनकी समानता असमानता के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में उनको विभाजित कर दें। इस तब हमारे लिए आंकड़े अधिक उपयोगी हो जाते हैं और उनकी अन्य गतिविधियों में उनका प्रयोग किया जा सकता है। वर्गीकरण के उद्देश्य समझने के बाद अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की विशेषताओं की। तो एक अच्छे वर्गीकरण में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? विशेषताएं आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहली विशेषता क्या है? व्यापकता। आंकड़ों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाए कि हर एक आंकड़ों की हर एक इकाई किसी न किसी वर्ग में जरूर आ जाए। तो वो इतनी व्यापकता होनी चाहिए वर्गीकरण में कि हर एक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य ही सम्मिलित हो जाए। दूसरी बात, आंकड़ों का वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर कोई इकाई किसी एक वर्ग में आ गई है तो वो किसी दूसरे वर्ग में ना आए। अगर वो एक से अधिक वर्ग में होगी तो अस्पष्टता हो जाएगी। तो स्पष्टता केवल जब होगी, पहले जैसे मैंने आपको बताया व्यापकता, कि हर एक इकाई सम्मिलित हो, किसी ना किसी वर्ग में जरूर आए, और हर कोई भी इकाई किसी एक वर्ग में आए, अलग अलग वर्गों में वो ना आए, ताकि उसको समझना स्पष्ट रहे। यही उसकी विशेषता रहेगी। तीसरी बात, हर वर्ग की एक विशेषता यह भी होना चाहिए कि हर वर्ग में एक खास किस्म के आंकड़े हों, यानी सजातीयता। एक वर्ग में एक तरह की एक विशेषता वाले जो इकाइयां हैं वो सम्मिलित की जाएं। तो सजातीयता ज़रूर होनी चाहिए
वर्गीकरण करते वक्त। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता अनुकूलता की। वर्गीकरण करते वक्त यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुसंधान का उद्देश्य है वर्गीकरण उसके अनुकूल किया जाए, ताकि अनुसंधान के दौरान आंकड़ों में स्पष्टता रहे, उनको समझने में सरलता और संक्षिप्तता बनी रहे। तो इसलिए आंकड़ों का वर्गीकरण अनुसंधान जिसके लिए आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उसके उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं, स्थिरता। वर्गीकृत करने के जो बिंदु हैं, वर्गीकृत करने के जो आधार हैं, विशेषताएं हैं, उनमें स्थिरता रहनी चाहिए, ताकि जैसे मैंने पहले बताया कि स्पष्टता बनी रहे। तो स्थिरता भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। एक और बात, नेक्स्ट जो हम लास्ट विशेषता इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोचदार, कि आंकड़ों को वर्गीकृत करते वक्त, वर्ग बनाते वक्त एक लोचशीलता रहनी चाहिए कि अगर स्थिति में परिवर्तन होता है तो वर्ग में भी परिवर्तन किया जा सके या किसी इकाई के वर्गीकरण में भी परिवर्तन किया जा सके। तो बच्चों, जितना अब तक हमने पढ़ा है उसमें से भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, वर्गीकरण क्या है? मैंने डेफिनेशन आपको वर्गीकरण की बताई थी, तो ये इसका जवाब आप अपने आप को दीजिए, वर्गीकरण क्या है? क्योंकि जितना अब तक आपने वीडियो में सीखा है उसमें इसका जिक्र आ चुका है कि वर्गीकरण क्या है। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, वर्गीकरण क्यों किया जाता है? जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्गीकरण की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में भी अपने आप से प्रश्न पूछिए, वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है। तीसरी बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, जो अपने आप से पूछनी है, वो है एक अच्छे वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं। तो जितना मैंने अब तक पढ़ाया उसमें से 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताए। पहला रिपीट करता हूँ, वर्गीकरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है एक अच्छे वर्गीकरण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन जरूर आप अपने आप से पूछिए। आंकड़ों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है? आप अपने स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें आंकड़ों के वर्गीकरण के आधार दिखाए गए हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है? पहला देख पा रहे हैं आप भौगोलिक आधार पर, दूसरा देख पा रहे हैं समयानुसार, तीसरा देख पा रहे हैं गुणात्मक, और फोर्थ देख पा रहे हैं मात्रात्मक या संख्यात्मक। अब मैं इन वर्गीकरण के आधार की एक एक करके डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा, ताकि आपके लिए ये वर्गीकरण के आधार समझना सरल हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण की। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऊपर, भौगोलिक वर्गीकरण क्या है? ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, पढ़िए। इस विधि के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण स्थानीय या भौगोलिक अंतरों पर आधारित होता है। भौगोलिक वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, जो आंकड़ों का वर्गीकरण हम स्थान यानी क्षेत्र के आधार पर करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आप याद करिए जनगणना का जो उदाहरण मैंने दिया था, देश की जनगणना हमने की और हमारा देश 135 करोड़ लोगों से ज़्यादा का देश है। इस देश में जब हमने लोगों के आंकड़े इकट्ठे किए तो हम उनको कैसे वर्गीकृत करें? तो भौगोलिक वर्गीकरण हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होगा। कैसे? हम आंकड़ों को राज्यों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारे जितने राज्य हैं, हरियाणा के आंकड़े, पंजाब के आंकड़े, दिल्ली के आंकड़े, उत्तर प्रदेश के आंकड़े, कर्नाटक के आंकड़े, इस तरीके से हम क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। क्षेत्रों में भी जिलों के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के आंकड़ों को आगे वर्गीकृत कर सकते हैं जिलों में। जिलों को कैसे कर सकते हैं? शहरों और गाँव में। तो हमारे लिए आंकड़ों को वर्गीकृत करना भौगोलिक आधार पर एक बहुत सरल हो जाता है। तो पहला जो आधार है वर्गीकरण करने का वो है भौगोलिक वर्गीकरण, जो आपने इस डेफिनेशन
और टेबल के माध्यम से समझा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट वर्गीकरण का जो आधार मैंने आपको बताया था वो है समय अनुसार वर्गीकरण। क्या है बच्चों? समय अनुसार वर्गीकरण। क्या होता है समय अनुसार वर्गीकरण? समय अनुसार वर्गीकरण का अर्थ है जब हम आंकड़ों को विभिन्न समयों के अनुसार, विभिन्न समय के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। जैसे इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, मान लो पंजाब के आंकड़े मैंने इस टेबल में प्रस्तुत किए हैं। पंजाब में गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ है, उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि 2017-18, 18-19 और 19-20 ये आंकड़े आपको इसमें दिए गए हैं। और हम तुलना भी कर सकते हैं कि गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है उसका पंजाब राज्य में अलग अलग वर्षों में कितना कितना प्रोक्योरमेंट किया गया है। तो हम यहाँ पे हमने वर्गीकरण समय के आधार पर किया गया है और हम विभिन्न समय में होने वाले आंकड़ों के परिवर्तन की तुलना भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो वर्गीकरण है उसे हम समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं गुणात्मक वर्गीकरण की। कौन से वर्गीकरण की? गुणात्मक वर्गीकरण की। तो बच्चों अब डेफिनेशन देखिए गुणात्मक वर्गीकरण की। जब प्राप्त आंकड़ों को वर्णनात्मक विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित एवं वर्गीकृत किया जाए तो वह गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इसको मैं आपके लिए समझना और सरल कर देता हूँ। जब आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, क्या बताया मैंने आपको? जब आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाए, तो आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाए तो वो गुणात्मक वर्गीकरण है। तो आपके लिए समझना और ज़्यादा सरल हो गया। आंकड़ों को उनकी विशेषताओं या गुण कह सकते हो आप, उनके गुणों के आधार पर आपके लिए समझना ज़्यादा सरल हो जाए। अगर हम उसको जो वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे हम आंकड़ों को उनके लिंग, जाति, धर्म, साक्षरता आदि के आधार पर वर्गीकृत कर दें तो यह वर्गीकरण कहलाएगा गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्गीकरण, एक होता है बहुगुण वर्गीकरण। साधारण वर्गीकरण की बात करते हैं पहले। क्या होता है साधारण वर्गीकरण? यह वर्गीकरण द्विविभाजित विभाजित वर्गीकरण भी कहलाता है। इस वर्गीकरण में प्राप्त आंकड़ों को किसी गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी आंकड़ों को किसी एक विशेषता के आधार पर दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, उसे हम साधारण वर्गीकरण कहते हैं। यानी दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, इसे हम साधारण वर्गीकरण कहते हैं। इसलिए इसको द्विविभाजित वर्गीकरण भी कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे एक पिक्चर को, जनसंख्या को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, पुरुष जनसंख्या, महिला या स्त्री जनसंख्या। तो ये हो गया साधारण वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं बहुगुण वर्गीकरण की। बहुगुण वर्गीकरण क्या है? जब प्राप्त आंकड़ों को दो से अधिक वर्गों में विभाजित किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जनसंख्या को पहले हमने जैसे आपने साधारण वर्गीकरण में देखा था, स्त्री और पुरुष दो भागों में बांट दिया था। आगे हम उसको फिर डिवाइड कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, पुरुष में शिक्षित पुरुष, अशिक्षित पुरुष, महिलाओं में, स्त्रियों में शिक्षित स्त्री, अशिक्षित स्त्री, ये देख सकते हैं। फिर आगे हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। विशेषता अगली हम ले सकते हैं वैवाहिक स्तर की, तो विवाहित, अविवाहित, तो हम इनको विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। आगे हम विशेषता जाति की ले सकते हैं, उनको हम विभिन्न जातियों में, धर्म की ले सकते हैं। तो यह बहुगुण वर्गीकरण क्या है? जिसमें एक से अधिक विशेषता ली गई होती हैं और आंकड़ों को विभिन्न दो से ज़्यादा वर्गों में विभाजित किया जाता है, उसे हम बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। तो अभी तो आप इस पिक्चर में ये हायरार्की देख पा रहे हैं। ये बहुगुण वर्गीकरण में कितनी भी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं संख्यात्मक वर्गीकरण की। तो संख्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है? संख्यात्मक वर्गीकरण होता है जब हम आंकड़ों को उन संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर विभाजित करते हैं, तो वह संख्यात्मक वर्गीकरण है। जैसे हम बात करें किसी कक्षा में बच्चों को प्राप्तांक की बात करें, तो उनके प्राप्तांकों को हम अंकों को संख्यात्मक रूप में वर्गों में विभाजित कर देते हैं। जैसे जब कभी भी आपका रिजल्ट बनाया जाता है तो किस तरीके से वर्ग बनाए जाते हैं कि भाई 33 से कम मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं, 33 से 50 के बीच में मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं, 50 से 75 के बीच में मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं। तो ये वर्ग और भी हो सकते हैं, कुछ अन्य भी हो सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे आपकी स्क्रीन पे आप एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में हमने कक्षा 11वीं के बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं कि भाई कोई 11वीं क्लास है, उसके बच्चों के मार्क्स हैं किसी स्कूल में, तो अगर उसको किस तरीके से वो वर्गीकृत करेंगे, तो वर्गीकरण इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, यह मार्क्स के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और जो यह वर्गीकरण है, यह एक संख्यात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। तो इस टेबल को देखने के बाद और इस डेफिनेशन को समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपको संख्यात्मक वर्गीकरण समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं कि कितना आपको अब तक बताया गया विषय समझ में आया। तो जब मैंने आपको वर्गीकरण के उद्देश्य और वर्गीकरण की विशेषताएं बताई थी, तब मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। अब मैंने आपके सामने वर्गीकरण का आधार रखा है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको लिखना चाहिए आपकी कॉपी में। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये जो चारों आधार मैंने आपको बताए, आपने इन चारों आधारों के बारे में बात करनी है और इनकी आपने इनकी डेफिनेशन देनी है और इनके बारे में आपने विस्तार से लिखना है। वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण की विशेषताएं, वर्गीकरण के आधार समझने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट छोटे टॉपिक्स। पहला है चर। चर से क्या अभिप्राय है? चर, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं, यानी वो मात्राएं जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं, जो परिवर्तनशील है। ये क्या हो सकती हैं? ये किसी इकाई का वजन, आयु, आय इत्यादि द्वारा मापी जा सकती हैं। तो ये विभिन्न जो इकाइयाँ मैंने आपको बताई, ये चर हैं। ये जो परिवर्तनशील हैं, ये परिवर्तित होती रहती हैं। चर 2 प्रकार की होती हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। चर 2 प्रकार की हैं। खंडित चर, जिसे विविक्त चर भी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। दूसरी होती हैं अखंडित चर, जिसे हम सतत चर भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। तो सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, चर 2 भागों में विभाजित है, खंडित चर तथा अखंडित चर। अब हम बात करते हैं खंडित चर की। खंडित चर की डेफिनेशन बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। खंडित चर वे होते हैं जिनका केवल खंडित मान ही होता है, अर्थात इनके मूल्य एकाएक या पूर्णांकों के रूप में बढ़ जाते हैं। तो पहली बात आपने क्या समझना है, इनके मूल्य एकाएक बढ़ जाते हैं, ये मूल्य पूर्णांकों में होते हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन पे एक टेबल देख पा रहे हैं। तो इस टेबल में बच्चों आप देख पा रहे हैं जो वेरिएबल है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, वो जो है वो संख्या एकाएक परिवर्तित हो रही है। 0 से हम 1 पे आ गए, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे। 1 से 2 के बीच में भी संख्याएं हैं, बट वो संख्याएं इसमें इंक्लूड नहीं हैं, इसीलिए इसे खंडित कहते हैं। इसमें खंड होते हैं। संख्या 1 से 2 के बीच में अनेक संख्याएं हैं, परंतु वे संख्याएं इसका पार्ट नहीं है। 2 से 3 के बीच में भी अनेक संख्याएं हैं, वो इसका पार्ट नहीं है। 2.1 भी होता है, 2.2 भी होता है, 2.3 भी होता है। तो ये बहुत सारी संख्याएं इसके बीच में, बट वो इसका पार्ट नहीं है। वो तो इसलिए इसको हम खंडित कहते हैं, क्योंकि इसमें खंड होते हैं, गैप होते हैं। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं अखंडित चर की। अखंडित चर क्या है? अखंडित चर वे चर होते हैं जिनका किसी निश्चित वर्ग में कोई संख्यात्मक मान होता है। अर्थात जब अखंडित चर की बात की जाती है तो इसमें कोई खंड नहीं होते, ये कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें
किसी भी इकाई के छूटने की संभावना नहीं रहती। इसमें वर्ग होते हैं और उन वर्गों के अंदर इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं और इसलिए इसको हम अखंडित चर कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई खंड नहीं होता। इसको आप और समझने के लिए आप स्क्रीन पे इस टेबल को देख पा रहे हैं। हम किसी कक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो हमने मार्क्स को रखा है 0 से 33, उसमें बच्चों की संख्या 7 है। 33 से 50, 50 से 75, 75 से 90 और 90 से 100। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो 0 से अधिक और 33 तक जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो पहले वर्ग में हैं, और फिर 33 से अधिक और 50 तक जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो दूसरे वर्ग में हैं। 50 से अधिक और 75 तक वो तीसरे वर्ग में हैं। यानी एक संख्या भी छूटी हुई नहीं है, यानी इसके अंदर 0 से 100 तक की सभी संख्याएं सम्मिलित हैं, कोई खंड नहीं है बीच में, इसलिए इसे हम अखंडित चर भी कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब आप बात करेंगे चर और गुण, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? चर और गुण में क्या अंतर है? देखिए, चर और गुण दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। चर जिसे वेरिएबल कहते हैं, गुण जिसे एट्रीब्यूट कहते हैं, ये दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। फ़र्क कितना है? फ़र्क किस चीज़ का है? चर को आप संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं, गुण को आप संख्यात्मक रूप में माप नहीं सकते। उदाहरण आप देखिए, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की उम्र है, वो संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं, वो चर है, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता वो चर नहीं है, क्योंकि उसको आप संख्यात्मक रूप में माप नहीं सकते। तो चर और गुण में अंतर ये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंतर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक छोटे से विषय, इम्पोर्टेंट विषय, कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े किसे कहते हैं? रॉ डाटा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रॉ डाटा। क्या होता है रॉ डाटा? कच्चे आंकड़े वे होते हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान एकत्रित करता है, और ये आंकड़े अव्यवस्थित रूप में होते हैं, जिन्हें अभी वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिन्हें वर्गीकृत किया जाना है। अगर आंकड़े वर्गीकृत नहीं किए गए हैं तो हम उनको बोलते हैं कच्चे आंकड़े या रॉ डाटा, इंग्लिश में बोलते हैं रॉ डाटा। हम उदाहरण दे रहे हैं एक टेबल के रूप में। एक क्लास 11th है और क्लास 11th के बच्चों के मार्क्स हमने रख दिए, तो इसमें मार्क्स को भी वर्गीकृत नहीं किया। बच्चों, आपने पहले आपने टेबल्स देखी हैं जिसमें वर्गीकृत किया हुआ था 0 से 33, 33 से 50, 50 से 75। आपके लिए समझना सरल था, हाँ इतने बच्चों के मार्क्स 0 से 33 के बीच में हैं। पर जब आप इस टेबल को देख रहे हैं तो आपके लिए समझना सरल नहीं हो रहा है, आपको बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, आपके लिए सरल समझना कठिन हो गया है, क्योंकि ये वर्गीकृत नहीं है। परंतु जैसे ही इन आंकड़ों को अगर मैं वर्गीकृत कर दूं और इनको वर्ग में विभाजित कर दूं, 0 से 33 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 33 से 50 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 50 से 75 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 75 से 90 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 90 से 100 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो आपके लिए समझना बच्चों वाकई में सरल हो जाएगा। तो जब अगर आपने आंकड़ों को वर्गीकृत नहीं किया तब तक वे आंकड़े कच्चे आंकड़े के रूप में होते हैं, जिसे हम रॉ डाटा भी कहते हैं। तो अभी आपने जो छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े वो क्या पढ़े? चर किसे कहते हैं? छोटे क्वेश्चन के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं, चर किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया खंडित चर, अखंडित चर। खंडित चर किसे कहते हैं? जिसमें जो चर है वो एकाएक परिवर्तन हो जाते हैं, जिनमें खंड होते हैं बीच में, खंडित चर कहते हैं। अखंडित चर किसे कहते हैं? जिसमें चर एकाएक परिवर्तित नहीं होते हैं, जिसमें वर्ग बने होते हैं और हर एक कोई ना कोई संख्या किसी न किसी वर्ग में आ जाती है, तो ये अखंडित चर होते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई खंड नहीं पाया जाता, वो खंडित चर होते हैं। फिर हमने पढ़ा चर और गुण क्या हैं, चर और गुण में डिफरेंस पढ़ा, वो भी आपको समझ में आया होगा। चर क्या थे? जो संख्यात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। गुण क्या हैं? जिनको संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता। फिर आगे बात करते हैं कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े क्या है? कच्चे आंकड़े में जिनका भी वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो वे कच्चे आंकड़े हैं। तो इस प्रकार अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस तैयार किए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने पहले वर्गीकरण क्या है यह समझा, उसकी डेफिनेशन समझी, वर्गीकरण के उद्देश्य समझे, वर्गीकरण की विशेषताएं समझी, वर्गीकरण के आधार समझे। जब हमने वर्गीकरण के आधार समझे
तब हमने वर्गीकरण के आधार में कुछ इम्पोर्टेंट आधार समझे, वो थे भौगोलिक, समयानुसार, गुणात्मक और संख्यात्मक। ये सभी आधार समझने के बाद फिर हमने समझा चर क्या है, फिर हमने समझा चर कितने प्रकार की हैं। हमने समझा चर 2 प्रकार की हैं, खंडित चर और अखंडित चर। तो हमने खंडित चर को समझा, फिर हमने अखंडित चर को समझा, फिर हमने चर और गुण में अंतर को समझा, फिर हमने समझा कि कच्चे आंकड़े किसे कहते हैं। तो इस वीडियो से हमने इस वर्गीकरण विषय से जितने भी कंसेप्ट हैं उनको समझने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये विषय अच्छी तरीके से समझा होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।